रिलेशन फंक्शन की एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। और आमतौर पे बच्चे से मिस्टेक कर रहे होते हैं, क्योंकि जैसे हमने पिछली क्लास में भी क्वेश्चन किया था सेकंड एक्सरसाइज का, और 3 केस जिसके अंदर बनते हैं ये लाइक वैसे सेम सिमिलर केस है। सर क्वेश्चन को ध्यान से देखें, पहले क्या कह रहे, शो दैट द फंक्शन एफ फ्रॉम रियल नंबर्स, डोमेन किसका सेट दिया है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, और कोडोमेन के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो रियल नंबर है, लेकिन -1 से लेके 1 तक के, -1 भी इंक्लूडेड नहीं है, 1 भी नहीं है, -1 to 1 के बिटवीन की जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारे की सारी वैल्यूज कोडोमेन में है। यानी ओपन इंटरवल दिया गया, बेसिकली जो इसकी कोडोमेन है वो कोडोमेन के अंदर आएगा सर -1, 1 ये ओपन इंटरवल, एंड डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू x ओवर 1 प्लस मॉड x। प्रूव करना है सर फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। प्यारे बच्चों फंक्शन है ऑल रियल नंबर्स टू -1, 1, फंक्शन आपको डिफाइन करके दिया गया x अपॉन में 1 प्लस मॉड x, ये दिया गया। और आप सबको पता है कि मॉड x में मॉड x का रिजल्ट अगर मॉड के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव हो, मॉड के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव है तो बेटा मॉड लगाने की जरूरत ही नहीं है। पहला केस, अगर मान लीजिए यहां पर x की वैल्यू पॉजिटिव है, अगर x पॉजिटिव है तो सर मॉड यहां पे लगाने की जरूरत ही नहीं है। आप मॉड x को रिप्लेस कर सकते हैं सर x से, मॉड x हो या x दोनों ही सेम आएंगे। लेकिन अगर x की वैल्यू नेगेटिव है, व्हेन x इज नेगेटिव, तो सर मॉड का आंसर तो आएगा आपके पास पॉजिटिव, ये वैल्यू आएगी सर पॉजिटिव, जबकि x हमारे पास क्या चल रहा है, अगर x नेगेटिव है तो सर मॉड हटाते हुए आपको पता है ये वैल्यू नेगेटिव है, तो नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलना हो, पता है सर x की वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव इंटू में नेगेटिव, अब क्या बन जाएगा, दिस इज पॉजिटिव वैल्यू। तो 11th क्लास में जब मॉडुलस फंक्शन बच्चों को करवाया जाता है तो मॉड x को दो तरह से एक्सप्लेन किया जाता है। सर अगर x की वैल्यू नेगेटिव है तो मॉड हटाते हुए इसका साइन चेंज हो जाएगा, और अगर x अगर पॉजिटिव है तो मॉड की जरूरत नहीं है, उसको हम ऐसे लिखते थे। ये 11th क्लास में बच्चों को मॉडुलस फंक्शन ऐसे एक्सप्लेन करके रीडिफाइन करके बताया जाता है, बिल्कुल सेम मैनर से। सर ये जो फंक्शन अब आपको दिया गया इसको रीडिफाइन करना है, यानी इस फंक्शन को बिना मॉड के पहले दिखाना है। तो इस फंक्शन को आपने बिना मॉड के यहां पे दिखाया, तो सर x अपॉन में जब x की वैल्यू नेगेटिव होगी तो मॉड x का साइन चेंज हो जाएगा, ये व्हेन x इज नेगेटिव, और अगर x पॉजिटिव है तो सर यहां पे मॉड की जरूरत ही नहीं है, आप इसको ऐसे एक्सप्लेन करेंगे। तो ये जो फंक्शन अब आपके पास है सर ये चेंज हो गया कुछ इस तरह से। अब इस फंक्शन को जरा ध्यान से देखें, आपको प्रूव करना है फंक्शन 1 1 और ऑन टू है। 1 1 के लिए हम लोग क्या करते हैं कि x की 2 डिफरेंट वैल्यू यूज करने पे y के जो आउटकम है वो डिफरेंट आने चाहिए। x की 2 वैल्यूज अलग अलग यूज करने पे y की वैल्यूज अलग अलग आनी चाहिए। अब सर x की 2 वैल्यूज कौन सी यूज करनी है, हम स्टार्टिंग में क्या किया था हम लोगों ने लास्ट टाइम तक, वर्किंग का मैनर क्या होता है 1 1 का, आप क्या करते हैं सर x की 2 वैल्यू सिलेक्ट की, एक a और एक b, दिस आर 2 आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स, और इनको यूज करते हो आपने y की वैल्यू कैलकुलेट की। मान लीजिए यहाँ पे y की वैल्यू है f ऑफ a और यहाँ पर आगे सर f ऑफ b। आप मान लेते हैं कि ये दोनों वैल्यूज इक्वल है, और सर इक्वल कब आ सकती है इसको नोटिस करते हैं, अगर y की 2 वैल्यूज इक्वल सिर्फ तभी आएंगी जब x की वैल्यूज भी सेम होंगी, मतलब जब a होगा b के इक्वल तब तो फंक्शन होता है 1 1। लेकिन अगर इसके अलावा भी सिचुएशन पॉसिबल है तो फंक्शन क्या बन जाता है, मैनी 1। अब इसी को स्टडी करना है सर, लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि सर a और b कौन सी वैल्यूज लें, क्या दोनों नेगेटिव लें, क्या दोनों पॉजिटिव लें, या एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव लें। तो 3 सिचुएशन यहां बनती हैं। 1 1 की जब वर्किंग होगी तो 3 केस बनेंगे। पहले केस में आप एज्यूम करेंगे कि 2 वैल्यूज हम आर्बिट्रेरी ले रहे हैं, दोनों वैल्यूज सर नेगेटिव हैं, इसके अकॉर्डिंग है, यानी दोनों इस कैटेगरी में से ले रहे हैं। अगला केस की सर दोनों वैल्यूज इस कैटेगरी में से ली गई, और थर्ड केस वो लिया जाएगा कि एक वैल्यू आपने इसमें से ली और दूसरी वैल्यू इसमें से ली है, ध्यान रखना। तो ये 3 डिफरेंट सिचुएशंस होंगी। कब होंगी ये, जब भी फंक्शन आपका 2 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड हो जाएगा, तो इंजेक्टिविटी की कंप्लीट वर्किंग के लिए आपको 3 केसेस स्टडी करने पड़ेंगे। कौन से केस, पहले दोनों
फर्स्ट केस की दोनों वैल्यूज आपने इसमें से ली हैं, ए और बी। अगला केस की दोनों वैल्यूज आपने इसमें से ली हैं। और सर थर्ड केस लिया जाएगा कि एक वैल्यू इसके अकॉर्डिंग लिया, दूसरी वैल्यू इसके अकॉर्डिंग लिया। ये तीनों सिचुएशंस लेनी पड़ेंगी। और पहला केस ले बेटा, केस नंबर 1। फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग लेट ए एंड बी be two arbitrary elements such that सर ए और बी दोनों की वैल्यू सर 0 से लेस देन है, दोनों नेगेटिव है। अब सर ए और बी जब यहां पे रखिए तो इस केस में फंक्शन क्या था जब दोनों नेगेटिव है? तो फंक्शन था आपका x अपॉन, जब x नेगेटिव है तो फंक्शन ये था आपका। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम कैलकुलेशन करें सर, इसके अकॉर्डिंग अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो सर फंक्शन अब क्या बनेगा? देखो आपने एक वैल्यू यूज की a और एक दूसरी b, तो f ऑफ a, मान लिया f ऑफ a किसके इक्वल है सर? सर फंक्शन अगर ये है तो f ऑफ a क्या होगा? अगर फंक्शन ये है तो f ऑफ a इसके अकॉर्डिंग सर f ऑफ a और f ऑफ b को जब आपने इक्वेट किया तो प्यारे बच्चों f ऑफ a के अकॉर्डिंग आ गया a अपॉन 1 माइनस ए, दैट इज इक्वल टू b अपॉन 1 माइनस बी। अब ये दोनों कब इक्वल आ सकते हैं इसको नोटिस करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई a माइनस ए बी इज इक्वल टू b माइनस ए बी, ए बी से ए बी कैंसिल आउट तो a आ गया b के इक्वल। तो सर f ऑफ a और f ऑफ b इक्वल कब होंगे? जब a किसके इक्वल होगा? अब ये मत कह देना कि फंक्शन इंजेक्टिव है, नहीं सर अभी ये पहला केस हुआ है। तीनों केसेस जब फाइनली आपके प्रूव हो जाएंगे तब फंक्शन जाके 1 1 होगा। तो पहली सिचुएशन के अकॉर्डिंग से जब आपने y की दो वैल्यूज को इक्वेट किया तो x की दोनों, ये y की दोनों वैल्यूज सेम तभी आएंगी जब x की वैल्यूज भी सेम होंगी, राइट? ऐसे ही करते थे हम लोग। बड़ी पहला केस है अभी। आओ सेकंड केस में। अब सेकंड केस लिया कि जब a और b दोनों आर्बिट्ररी एलिमेंट्स इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग ले रहे हैं हम, जहां पर x की वैल्यू पॉजिटिव है। केस नंबर 2 सर, केस नंबर 2 हाँ, अगर तीनों में से किसी भी एक केस में कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती फंक्शन 1 1 नहीं होगा। तीनों में सेटिस्फाई होना जरूरी है, तीनों में। अभी आते हैं मैनी 1 पे भी आएंगे। तो सर यहां पे आपने केस नंबर 2 के अकॉर्डिंग लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट, सर ए और बी कौन सी वैल्यूज दी है आपने? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मान लिया सर f ऑफ a किसके इक्वल है? सर जब a और b दोनों की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव है तो फंक्शन ये था। और फंक्शन क्या चल रहा है ध्यान रखना सर, फंक्शन आपके पास से चल रहा है fx, इट इज x अपॉन 1 प्लस एक्स। ध्यान रखना फंक्शन आपका ये था। आपने f ऑफ a और f ऑफ b को इक्वेट किया तो a अपॉन 1 प्लस ए, प्यारे बच्चों b अपॉन 1 प्लस बी के इक्वल, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब ए बी से ए बी हो गया कैंसिल आउट, ए इज इक्वल टू बी। सर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी अगर इक्वल है वो तभी हो गया जब एक्स की दोनों वैल्यूज भी इक्वल होंगी। यहां भी कंडीशन सेटिस्फाई कर गई। अब है तीसरा केस, बिल्कुल ही अलग। तीसरा जो केस है ये प्योरली आपको डेफिनेशन चेक करने के लिए बताया गया। यानी सर ये प्योरली डायरेक्टली डेफिनेशन को चेक करना है आपने। 1 1 की डेफिनेशन क्या थी? 1 1 की डेफिनेशन क्या थी सर? और जरा एक मिनट के लिए ध्यान से देखना, मैं एरो डायग्राम आपके सामने ले रहा हूं। सर ये आपके सामने एक 1 बार डायग्राम ले रहा हूं मैं। ये ए सेट है, ये बी सेट है। इट इज x1 x2 x3। सर y1 y2 और y3। मुझे बताओ ये इससे कनेक्ट, ये इससे कनेक्ट और ये इससे कनेक्ट, ये फंक्शन 1 1 है या मैनी 1 है? कैसे 1 1 है? मैनी 1 है। x की मैनी वैल्यूज के लिए 1 इमेज आ रही है। कहां 1 1 है? ये x की वैल्यू से अलग अलग यूज कर, बट y की वैल्यू क्या आ रही है? सेम आ रही है। अब अगर मान लीजिए सर, मान लीजिए x की वैल्यू इससे कनेक्ट कर दी जाए, अब बताओ, अब 1 1 है। ये x की वैल्यू से अलग अलग यूज करने पे y की वैल्यू से अलग अलग आ रही है, ये है 1 1। मीन्स अगर आप x की 2 डिफरेंट वैल्यू यूज कर रहे हैं तो y की जो वैल्यू जाएंगी दे विल बी डिफरेंट। ये आपने प्रूव करना है।
अब ये थर्ड केस में कैसे करना है, ध्यान से देखो सर। थर्ड केस में अभी हमने ए और बी जो लिया था सर, वो इसमें से लिया था। ए और बी दोनों वैल्यूज क्या थी, नेगेटिव। ए और बी दोनों वैल्यूज क्या थी। अब तीसरा जो केस ले रहे हैं उसमें एक वैल्यू ले रहे हैं नेगेटिव और दूसरी क्या ले रहे हैं हम, एक वैल्यू इसमें से लेंगे, दूसरी वैल्यू इसमें से, एक नेगेटिव वैल्यू लेंगे, दूसरी कौन सी लेंगे हम, बताओ। एक्स की वैल्यू एक नेगेटिव ले रहे हो, दूसरी पॉजिटिव ले रहे हो, क्या वो दोनों सेम कभी हो सकती हैं, नहीं। एक्स की दोनों वैल्यूज डिफरेंट हैं, एक आप नेगेटिव में से लेंगे, दूसरी किस में से लेंगे, दोनों वैल्यूज अलग अलग ली जा रही है। तीसरा केस बता रहा हूं, केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड में कैसे चलना है, एक वैल्यू आपने नेगेटिव ली, दूसरी कौन सी ली है, जब एक्स की वैल्यू से अलग अलग ली है तो वाई की वैल्यू से अलग अलग आनी चाहिए, सेम, दे मस्ट बी डिफरेंट। इसको प्रूव करना है। तो सर ये अब हम प्रूव करने जा रहे हैं इसमें। केस नंबर 3, इसको जरा ध्यान से देखना प्लीज। केस नंबर 3, मान लिया सर लेट ए की वैल्यू है नेगेटिव एंड सर बी की वैल्यू जो है सर वो है पॉजिटिव। ए है सर नेगेटिव और बी है पॉजिटिव, यानी एक वैल्यू एक्स की आपने यहां प्री इमेज लिया नेगेटिव के अकॉर्डिंग, दूसरी पॉजिटिव के अकॉर्डिंग। बताओ यहां पे ए और बी क्या सेम है या अलग अलग है, ए और बी सेम नहीं है, दे आर डिफरेंट वैल्यूज। अब जो यहां से वाई के आउटकम आने चाहिए वो भी डिफरेंट होने चाहिए, कभी सेम नहीं आने चाहिए। चलो ए नेगेटिव है ना, नेगेटिव तो सर यहां पे थी एक्स की वैल्यूज, रखो यहां पे एक्स की वैल्यू ए, तो क्या आएगी वाई की वैल्यू। ए जब यहां पे रखा तो वाई की वैल्यू क्या आ रही है, और सर बी की वैल्यू क्या यहां पर, पॉजिटिव तो सर यहां पर है, यहां रखे हैं पॉजिटिव वैल्यू, तो यहां पर वाई का आउटकम क्या आ रहा है। प्यारे बच्चों अब आपको ये प्रूव करना है 1 1 के लिए कि ये दोनों वाई की वैल्यूज भी अलग अलग हैं। क्या एक्स की वैल्यू सेम थी, नहीं, दीज आर टू डिफरेंट वैल्यूज, एक नेगेटिव थी एक पॉजिटिव है। तो जो वाई के आउटकम आने चाहिए वाई के लिए वो भी डिफरेंट आनी चाहिए, सेम नहीं आनी चाहिए। ध्यान से देखो ए क्या था, नेगेटिव, क्या था ए, चलो ए नेगेटिव है, गौर से देखो वाई क्या आ रहा है, ए नेगेटिव था, ए नेगेटिव है, और ए अगर नेगेटिव है तो माइनस ए क्या होगा, ए अगर नेगेटिव है तो माइनस ए क्या होगा, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है नेगेटिव है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है। ए यार कोई भी नेगेटिव वैल्यू लो, लाइक ए मैंने ले लिया -7, -7 यहां रखूंगा तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव आएगा नेगेटिव, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, न्यूमरेटर क्या था, न्यूमरेटर क्या है सर, न्यूमरेटर नेगेटिव, डिनोमिनेटर पॉजिटिव, तो वैल्यू क्या आएगी है, नेगेटिव है। ये एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या आ रही है सर, नेगेटिव। अब यहां आओ, बी क्या था, बी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, न्यूमरेटर भी पॉजिटिव, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव, तो ये वाली फंक्शन की क्या आ रही है, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये पॉजिटिव आ रही है, तो एफ ऑफ बी यहां पर आ रहा है सर पॉजिटिव। सर एक्स की एक वैल्यू नेगेटिव यूज की और एक पॉजिटिव, दोनों इक्वल नहीं थी, दोनों डिफरेंट वैल्यूज हैं। वाई की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, यहां पॉजिटिव आ रही है, तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी डिफरेंट है या सेम है, दीज आर डिफरेंट वैल्यूज, इक्वल तो नहीं है। एक्स की वैल्यू से अलग अलग यूज करने पे वाई की वैल्यू से अलग अलग आ रही हैं, फंक्शन विल बी 1 1, ऐसे 1 1 प्रूव होगा। ये वाला जो केस है जिसमें हमने 3 सिचुएशन लिया, ये 3 सिचुएशन कब लेनी है, जब भी फंक्शन 2 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड होगा तो ये 3 केसेस बनेंगे 1 1 को वेरीफाई करने के लिए। 1 1 नोट करो जरा पहले, कहां रह गई थी मैंने आज, तेरे को पूरी जानकारी उसकी, चलो आ जाओ सर। इंजेक्टिविटी तो हमारे पास हो गई प्रूव, ठीक है ना। अब इंजेक्टिविटी के बाद प्लीज, अब इंजेक्टिविटी के बाद अगला स्टेप सर्जेक्टिविटी का भी देख लें। ध्यान से देखिए सर, इसमें डोमेन है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, और मैंने कहा था जब डोमेन आपके पास ऑल रियल नंबर का सेट हो तो ऐसे केस में आप लोग रे निकाल सकते हैं। और रे निकालने के लिए जरूरी क्या होता है कि सबसे पहले फंक्शन को पूरी तरह से वाई में एक्सप्लेन करके दिखाना। प्यारे बच्चों यहाँ 2 अलग अलग केस हैं। पहला केस ये है, इसके अकॉर्डिंग वाई की वैल्यू निकालनी है। दूसरा केस ये है, इसके अकॉर्डिंग आपने वाई की वैल्यू निकालनी है।
जो भी y की वैल्यूज निकल कर आएंगी फंक्शन में, उन सारी वैल्यूज का सेट होता है रेंज। तो यहां आपने y की वैल्यूज कैलकुलेट की, इसके अकॉर्डिंग y की वैल्यूज कैलकुलेट की, फिर जो दोनों का रिजल्ट आया उसका यूनियन कर दिया, वो बनेगा आपके पास रेंज। तो पहली सिचुएशन अगर हम दें कि जब आपके पास x की वैल्यू नेगेटिव है, सर जब x की वैल्यू नेगेटिव है, ध्यान से देखिए, जब x नेगेटिव है तो फंक्शन आपके पास चल रहा है बेटा ये एफ एक्स है हमारे पास, x अपॉन 1 माइनस एक्स, एफ एक्स को हमने मान लिया y। अब इस फंक्शन को कन्वर्ट करें अगर हम y की टर्म में, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको लिया राइट साइड, इसको लेफ्ट में, प्यारे बच्चों इसको लिया राइट साइड, तो x प्लस एक्स वाई आ गया, एंड x लिया कॉमन। अब बताइए x किसके इक्वल आ रहे हैं, y अपॉन, लो बेटा ये x आपके पास जो ध्यान से देखिए y की टर्म में कन्वर्ट हो गया, x को y की टर्म में बदल दिया। लेकिन ध्यान रखना है इस पे कंडीशन चल रही है कि यहां पर x वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है यहां पे। अगर ये कंडीशन नहीं होती, सपोज नहीं होती, तो अगर आपसे पूछा था इसकी रेंज क्या है, तो आप ये बताते कौन सी y की वैल्यू यहां पे हम रख सकते हैं। ऑल रियल नंबर कैन बी यूज एक्सेप्ट -1, y की वैल्यू हम -1 नहीं रख सकते क्योंकि -1 घर पे नॉट डिफाइंड है। लेकिन ये सर तब कर सकते थे जब ये कंडीशन नहीं होती। अभी कंडीशन लगी है कि यहां पर x की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। अगर x की वैल्यू नेगेटिव है, क्योंकि x इसके इक्वल है, इसका मतलब इसका नेगेटिव होना जरूरी है। ये x है ना, ये किसके इक्वल चल रहा है, क्वेश्चन में x क्या चल रहा है बेटा हमारे पास, ध्यान से देखिए यहां पर x की वैल्यू चल रही है नेगेटिव, x नेगेटिव है मींस ये है x, y अपॉन। अब 11वीं क्लास में जब लीनियर इनइक्वालिटीज का चैप्टर करवाया था तो बहुत अच्छे से बच्चों को बताया था कि बेटा कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते अगर डिनोमिनेटर में वेरिएबल टर्म हो। सर हमें नहीं पता कि ये डिनोमिनेटर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, y है ना, y की वैल्यू सर 2 3 4 होगी तो पॉजिटिव होगा, अगर y -2 -3 -4 हो तो नेगेटिव आएगा। अब मल्टीप्लाई करने के बाद इनइक्वालिटी को सेम रखें या चेंज करें तो बता ही नहीं सकते, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि डिनोमिनेटर इसका पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ऐसे केस में बच्चों को बताया था कि वीवी का ड्रॉ करना है, नंबर लाइन बनानी है और नंबर लाइन में वो क्रिटिकल वैल्यू दिखानी है जिन क्रिटिकल वैल्यू पे इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर 0 बनेंगे। न्यूमरेटर किस वैल्यू पे 0 बनेगा, न्यूमरेटर को अगर हम 0 रखें तो y क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर को 0 रखें तो यहां y -1 आ रहा है। तो ये दोनों हैं इसकी क्रिटिकल वैल्यूज, यानी कि सर एक -1 और नेक्स्ट वैल्यू आ रही है 0। इस नंबर लाइन के 3 डिवीजन हो गए, या तो y की ये वैल्यूज होंगी, अदरवाइज सी होंगी, अदरवाइज सी होंगी। इसको नोटिस करना है कि सर कौन सी y की वैल्यूज हैं जो इसको सेटिस्फाई कर रही हैं, जिसके लिए ये क्वांटिटी हमारे पास क्या बनेगी सर, नेगेटिव बनेगी। अब -1 के लेफ्ट की कोई भी वैल्यू लो, -2 लिया सर, -2 यहां रखा, -2 यहां रखा, जरा चेक कीजिए y अपॉन 1 प्लस y की वैल्यू -2 रखने पे क्या आ रही है सर, -2 यहां रखा, -2 तो ये वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। कंफर्म सर, यहां पर इस टर्म की वैल्यू हमारे पास चल रही है पॉजिटिव, तो यहां से लेके यहां तक इसकी वैल्यू नेगेटिव निकलेगी, इसके बाद फिर आएगी पॉजिटिव। मुझे ये बताइए आपको वैल्यू पॉजिटिव चाहिए थी या नेगेटिव, नेगेटिव। ये क्वांटिटी आपको चाहिए थी बेटा 0 से लेस देन यानी नेगेटिव, नेगेटिव कहां पर आ रही है, इसका मतलब यहां पर y की वैल्यू क्या होगी सर, यहां y की वैल्यू क्या होगी, -1 से लेके 0 तक। यानी कि सर यहां पर जब x आपके पास नेगेटिव है तो यहां से इस फंक्शन का जो आउटकम आएगा, जो y की वैल्यू जाएंगी सर वो ये आएंगी -1 से 0 तक आएंगी। अब आया सेकंड केस, दिस वन, जब x की वैल्यू पॉजिटिव है, जब x की वैल्यू पॉजिटिव है तो आओ इस केस को स्टडी करें। व्हेन x इज पॉजिटिव, जब x पॉजिटिव है तो प्यारे बच्चों y किसके इक्वल चल रहा है, x अपॉन, क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने, सेम मैनर से बेटा इसको लिया राइट साइड, राइट साइड से x लिया कॉमन, एंड y अपॉन में 1 माइनस y, ये सर आ गया किसके इक्वल, ये x आ गया।
अब ये बताओ सर यहां पर x जो है इसमें कन्वर्ट हो गया, x की वैल्यू पॉजिटिव थी या नेगेटिव थी? सर यहां x पॉजिटिव चल रहा है। अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है, सर अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है, ये था x, y अपॉन में 1 माइनस वाई, इसका पॉजिटिव होना जरूरी है। जैसे सर अभी यहाँ पे इस केस के अंदर हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे क्योंकि डिनोमिनेटर के बारे में नहीं पता ये वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है। एग्जैक्टली सेम सर यहाँ पे चल रहा है कि ये भी वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हम। जैसे अभी यहाँ वीवी करो आपने ड्रॉ किया, सेम वीवी करो यहाँ पे भी हम ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे वहां से वाई की वैल्यू चेक करनी है क्या आ सकती है बेटा। तो आइए यहां केस हम यहां स्टडी कर रहे हैं बेटा। यहां नंबर लाइन ली, यहां क्रिटिकल वैल्यू बताओ क्या, न्यूमरेटर किस वैल्यू पे 0 बनेगा, 0 पे। डिनोमिनेटर किस वैल्यू पे 0 बनेगा, तो एक 0 और एक 1। फर्स्ट इंटरवल, सेकेंड इंटरवल, थर्ड इंटरवल। अब प्यारे बच्चों इन लिमिट्स के बीच में कोई भी y की वैल्यू लो, इन लिमिट्स के बीच में y की वैल्यू हमने कोई भी एक ले ली और यहां रख के देखा सर y अपॉन 1 माइनस वाई का रिजल्ट क्या आ रहा है। इन लिमिट्स के बीच में सपोज मैंने y की वैल्यू ली -2 यहां रखेंगे तो क्या आएगा, -2 1 + 2 द वैल्यू इज -2/3। नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, सर यहां नेगेटिव आ रहा है और यहां फिर पॉजिटिव आएगा। फिर यहां हमें वैल्यू क्या चाहिए थी, ये वैल्यू क्या चाहिए थी हमें, पॉजिटिव। अब बताओ पॉजिटिव कहां है, 0 से 1 के बीच में। तो सर यहां पर जो y की वैल्यू आ रही है वो आ रही है बेटा 0 से 1 के बिटवीन। बट एक चीज का और ध्यान रखें, ये 0 के इक्वल भी है। सर ये 0 के इक्वल कब आएगा, जब y 0 होगा, जब y 1 होगा। जब y 0 होगा तो ये टर्म 0 बन जाएगी, यानी y 0 के इक्वल हो सकता है, 1 के इक्वल नहीं। तो पहले वाले केस के अकॉर्डिंग सर इस सिचुएशन में ध्यान से देखिए हमारे पास y की वैल्यू आ रही थी ये -1 से 0। सेकंड वाले केस में सर हमारे पास y की वैल्यू आ रही है ये। तो अगर आपसे पूछा है कि सर रेंज क्या होगा, व्हाट विल बी द रेंज, सर यहां जो y की वैल्यू आ रही है -1 से लेके 0 तक, और यहां जो y की वैल्यू जा रही है 0 से लेके 1 तक। प्यारे बच्चों नंबर लाइन पे -1 से 0 तक गए पहले आप, ये भी वैल्यू आपने लेनी है बेटा 0 से 1 तक। आगे 0 से लेके 1 तक जाना बेटा, 0 से लेके 1 तक। अब बताओ क्या बन गई रेंज, कौन से y इक्वल्स पॉसिबल है, -1 to, तो फाइनली रेंज आपके पास आ रही है -1 से लेके 1 तक, -1, 1। क्या ये आपके पास कोडोमेन था, कोडोमेन क्वेश्चन में ये दिया हुआ था। अब कोडोमेन और रेंज दोनों क्या आ रहे हैं, फंक्शन क्या होगा ऑन टू, फंक्शन क्या होगा ऑन टू, नोट डाउन। अब एनसीईआरटी मिसलेनियस के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको अवॉइड ना करें। एनसीईआरटी से क्वेश्चन कम आते हैं लेकिन जो आते हैं वो बढ़िया वाले आते हैं, ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं किस कैटेगरी का है। पेपर देखो इस साल रिलेशन फंक्शन का जो क्वेश्चन है बड़ा इजी सा क्वेश्चन आया था बोर्ड एग्जाम में। एनसीईआरटी की सेकंड एक्सरसाइज का 9th क्वेश्चन आया था, 9th था 10th था, एक मिनट चेक कर लेता हूँ। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आया था बाइजेक्टिविटी का। आजा भाई क्यों इतना टाइम लगा रहा है। 10th क्वेश्चन सर, ये क्वेश्चन आया था आपका 10th। अब ये क्वेश्चन अगर आप देखें 3 नंबर में आया था क्वेश्चन, ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, सिर्फ ये जो यहां पे लिखा 2 और 3 इसके प्लेस पे वैल्यू बदली हुई थी। क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम, 3 नंबर का क्वेश्चन, इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। रिलेशन फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मिला के टोटल 8 नंबर के चैप्टर हैं ये। 5 नंबर का क्वेश्चन इनवर्स में से आया था, करवाया था आपको क्लास में, डोमेन रेंज निकालना था उसमें, आपको याद हो, ठीक है ना। और जो 3 नंबर का क्वेश्चन आया था वो ये आया था। बाकी इस पूरे दोनों चैप्टर से कोई और क्वेश्चन नहीं था।
और रिवर्स भी हो सकते हैं, कभी कभी क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट भी बनता है, तो थोड़ा ध्यान रखें। आ जाओ इसके बाद अब सेकंड क्वेश्चन ये बेटा, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, फिर एक आपके सामने आ रहा है तो मैं डिस्कस कर रहा हूं, देख लो इधर। ऐसा सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी की सेकंड एक्सरसाइज में भी आया था, सेकंड एक्सरसाइज में भी आया था। क्वेश्चन नंबर 2 के 5-6 पार्ट थे, उनमें से एक पार्ट सिमिलर था। सर क्या है फंक्शन एफ एक्स आपको दिया गया एक्स क्यूब, कर लो साथ साथ, सिंपल क्वेश्चन है बड़ा। लक्षिता जी साथ साथ, हाँ जी हाँ जी, ठीक है। इंजेक्टिविटी, let a and b be two arbitrary elements। बिल्कुल यार, ये तो समस्या आजकल ऑफ द डोमेन। एक्स के लिए आपने यूज की a, तो y का आंसर आ गया सर a क्यूब। x आपने यूज किया नेक्स्ट वैल्यू b, तो फंक्शन की वैल्यू आ गई यानी y की वैल्यू b क्यूब। और इसे यूज करते हो सर हमारा स्टेप इंजेक्टिविटी का क्या होता है। मान लिया सर लेट एफ ऑफ ए किसके इक्वल है, यानी सर a क्यूब किसके इक्वल है। अब a क्यूब b क्यूब के इक्वल तब होगा जब a किसके इक्वल होगा सर, b के इक्वल। मैंने आपको कहा था बेटा क्यूब रूट लेने पे हमेशा 3 आंसर आते हैं, और प्रूव करके बताया था लास्ट क्लास में कि एक आपके पास आंसर आता है रियल नंबर, बाकी 2 आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के। हमें यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि सेट रियल नंबर में चल रहा है। एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल तभी होंगे जब ए होगा बी के इक्वल। तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू बी, देयरफॉर द फंक्शन इज 1 1। अब आइए सर सब्जेक्टिविटी के लिए। ओ थैंक यू, ध्यान नहीं दिया। अच्छा एक मैसेज और ध्यान से सुन लो जरा। इस साल बोर्ड एग्जाम में बच्चों का स्कोर आप सबको पता है कि डाउन होने का कारण क्या था, कि बच्चे ना अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर रहे पूरी तरह से, क्वेश्चन में जो स्टेप्स जरूरी है वो मेंशन नहीं कर रहे। एंड जो ओएसएम का जो हमारे पास पोर्टल है वो एक्सेप्ट करेगा आपके मार्क्स स्टेप बाय स्टेप, ध्यान रखना। अगर आप ये चीजें एक्सप्लेन नहीं करेंगे, स्टेप्स नहीं लिखे, बच्चे कहते हैं सर ये लिखना जरूरी है। नहीं यार, क्या जरूरी है, मत करो, नंबर थोड़े कम लेके खुश हो जाओ। नंबर चाहिए बढ़िया तो एक एक चीज की केयर करनी है, एक एक चीज की केयर करनी है। अगर मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन, मुझे क्या जरूरत है आपको बताने के लिए, ये लिखना जरूरी है इसलिए, ठीक है। ओके चलें से आगे। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको जरा गौर से देखना, क्योंकि बच्चे तो कई बार क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते, क्वेश्चन क्या है क्या रहा है सर। आ जाओ। गिवन ए नॉन एम्प्टी सेट एक्स, सर गिवन ए नॉन एम्प्टी सेट एक्स, कंसीडर पी ब्रैकेट में एक्स, व्हाट इज दिस, विच इज अ सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ एक्स। 11th क्लास में ना आप लोगों का एक टॉपिक आता था सबसेट से कनेक्टेड, और वहां पे एक एनसीईआरटी में से टॉपिक पीछे 3 साल पहले डिलीट कर दिया गया, जिसको कहते हैं पावर सेट। ये पावर सेट के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है, क्या होता है पावर सेट, ध्यान से सुनना बेटा। मान लीजिए ए सेट आपके पास है फॉर एग्जांपल 1,5। अब बताओ इस सेट में कितने एलिमेंट है, 2। अगर एक सेट में n एलिमेंट हो तो उसके सबसेट बनते हैं सर 2n। इस सेट में 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं तो इसके सबसेट बनेंगे सर 2 अगर मैं इसके सबसेट्स बनाऊं तो सबसेट्स हमारे पास क्या बनेंगे, पहला सर सेट कंटेनिंग 5, सेट कंटेनिंग 1 and 5, ये आगे सर इसके सबसेट। अब मैंने क्या किया, इस सेट का नाम बदल के मैंने x रख दिया। अगर x आपके पास ये सेट है तो इसके सबसेट ये बनेंगे। अब पावर सेट क्या होता है, ये जितने सबसेट बने हैं इन सारे सबसेट को एक बड़े सेट में बंद कर दें। अगर हम लो जी कर दिया बड़े सेट में एक बंद, इट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ एक्स, जिसको ऐसे मेंशन किया जाता है। अब क्वेश्चन रीड करो पर क्या कह रहा है, गिवन ए नॉन एम्प्टी सेट एक्स, एक्स सेट एम्प्टी सेट नहीं है, नॉन एम्प्टी सेट है, लाइक कुछ ऐसा है। आगे कह रहे हैं सर कंसीडर
P ब्रैकेट में X, इट इज अ पावर सेट विच इज अ सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स। इसके जितने सबसेट थे उनका सेट बनाए, इसको पावर सेट कहते हैं। इसको P ब्रैकेट में X से डिनोट किया जाता है। आगे क्या कह रहा है बच्चों, डिफाइन द रिलेशन R इन द पावर सेट ऑफ X। रिलेशन जो है इन दिस सेट का आ गया। आपको पता है 12th क्लास में जितने रिलेशन आप लोग पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस, वो किस में, वो रिलेशन फ्रॉम A टू B नहीं होता, उसको रिलेशन फ्रॉम A टू A कहा गया। रिलेशन फ्रॉम A टू A को रिलेशन ऑन A या रिलेशन इन A कहा जाता है। तो सर यहां पे कह रहा है रिलेशन किस में निकालना है, इन पावर सेट ऑफ X। यानी कि सर ये आपके पास पावर सेट है, इसको आपने जो रिलेशन निकालना है फ्रॉम दिस सेट टू दिस सेट करना है। इट इज अ सेट जिसमें से आपने वो एलिमेंट्स चूज करने हैं। ठीक है, अब क्या कहा गया इसमें, फॉर सबसेट्स A एंड B इन द पावर सेट ऑफ X, A का रिलेशन B के साथ क्या है, A रिलेटेड टू B क्या बता रहा है, इफ एंड ओनली इफ A इज द सबसेट ऑफ B। सर आपने इसमें से कोई दो एलिमेंट लिए, लाइक मान लो मैंने लिया रिलेशन R, इसमें से दो एलिमेंट लिए, एक को सेट A दे दिया, एक को सेट B दे दिया। इनमें से दो सेट सिलेक्ट किए, एक सेट A और एक सेट B, और रिलेशन क्या उसमें कि A जो है वो B का सबसेट है। क्या रिलेशन दिया गया सर, A रिलेटेड टू B, कि A जो है B का सबसेट है। तो रिलेशन A सेट का B सेट के साथ क्या मेंशन किया गया सर, कि A इज द सबसेट ऑफ B। सर कैपिटल A और कैपिटल B, इसमें से आपने कोई भी दो सेट लेने हैं, कुछ ऐसे लेने हैं जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, ये है रिलेशन। अब क्या प्रूव करना है, इज आर एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो चलो आओ चेक करते हैं। अब मैंने यहां पे लिया बेटा, ये रिलेशन आपके पास है, और रिफ्लेक्सिव को चेक करो पहले। इसमें से मैं कोई भी सेट अगर ले लूं, क्या डेफिनेशन थी, फॉर एवरी एलिमेंट X बिलोंग्स टू सेट A। अब X नहीं लेना यहां पे, क्योंकि हम यहां से जो ले रहे हैं वो आपके पास ये है, आपके पास X के एलिमेंट। फॉर एवरी एलिमेंट A बिलोंग्स टू सेट पावर सेट ऑफ X, क्या A, रिलेशन में आएगा। A, बिलोंग्स टू R का मतलब क्या है, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ A का A के साथ क्या रिलेशन बनेगा। अगर A का रिलेशन B के साथ, या कि A जो है B का सबसेट है, तो A का रिलेशन A के साथ क्या बनेगा सर, A इज द सबसेट ऑफ A। राइट या रॉन्ग, राइट या रॉन्ग। क्या एक सेट खुद का सबसेट होता है, बिल्कुल। एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ, पढ़ा नहीं आप लोगों ने, तो यही आपने मेंशन करना है सर, एवरी सेट is the subset of itself. So relation R is reflexive. अब मैंने यहां पे एक मिस्टेक भी निकालूंगा इसकी। अगर जिस मैनर से ये लिखा है उस मैनर से लिखने लग जाए तो शायद एक टीचर कहीं ना कहीं इसको नोटिस कर लेगा, इसमें एरर भी है, मैं भी बाद में बताऊंगा, अभी नहीं। ठीक है, पहले पूरा कर लो इस क्वेश्चन को। अब दूसरा आ गया सर, ये रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन होगी, रिफ्लेक्सिव है ये। अब ये बताओ सिमेट्रिक क्या कहेगा, सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या आएगी, अगर A B का सबसेट है तो क्या B भी A का सबसेट होगा। यार अगर ये वाला जो सेट है इसका सबसेट है, तो क्या ये वाला सेट भी इसका सबसेट होगा, नहीं होगा। तो ये सिमेट्रिक के बारे में आपने एक्सप्लेन करके लिखना है, ये सिमेट्रिक के बारे में यहां पे एक्सप्लेन करना है सर। हाँ जी, हाँ जी, देखो बेटा सिमेट्रिक में क्या करना है, फॉर एवरी A एंड B बिलोंग्स टू सेट पावर सेट ऑफ X। ये A और B किस में से ले रहे हैं हम, पावर सेट में से ले रहे हैं। इफ A, B बिलोंग्स टू R, देन B, A डजंट बिलोंग टू R। A, B बिलोंग्स टू R, इसका मतलब ये है कि सर A जो है B का सबसेट है, और अगर A B का सबसेट है तो इट मींस B इज नॉट द सबसेट ऑफ A। इसका मतलब B, A डजंट बिलोंग टू R, ये रिलेशन में नहीं आएगा।
और मैंने आपको कहा था कि एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो कोई एग्जाम्पल नहीं देना होता, सिमेट्रिक है तो कोई एग्जाम्पल नहीं देना होता, बट अगर सिमेट्रिक नहीं है तो एग्जाम्पल देना पड़ेगा। तो आप यहां लिखेंगे सर एक्स सेट ये मान लो, पावर सेट ये दिखाओगे, और इनमें से दो सेट लिए कि ये जो है इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट नहीं है, ये सेम एग्जाम्पल ले लो। तो इसमें आपको यहां मेंशन करना है बेटा, ये एग्जाम्पल लेते हुए आप यहां मेंशन करेंगे सर सेट कंटेनिंग 1 इज द सबसेट ऑफ सेट कंटेनिंग 1 and 5, बट 1,5 ये जो सेट हमारे पास है इट इज नॉट द सबसेट ऑफ सेट कंटेनिंग 1। तो a, b तो रिलेशन में है बट b, a रिलेशन में नहीं है। अब इसने कहा था सर इस आर इक्विवेलेंस, नहीं सर इक्विवेलेंस नहीं है, पक्का पता चल गया। क्या ट्रांजिटिविटी चेक करनी पड़ेगी? यस करनी पड़ेगी, ध्यान रखना। आप सिर्फ इतना नहीं कि आपको ये बताना पड़ेगा कि सर ये इक्विवेलेंस क्यों नहीं है, तीनों के बारे में बताना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तीनों चेक करने पड़ेंगे, ध्यान रखना। चाहे वो इक्विवेलेंस नहीं है तब भी करने पड़ेंगे, ध्यान रखना ये, ठीक है। अब आ जाओ ट्रांजिटिव के बारे में बात करें हम। थर्ड सर ट्रांजिटिव के लिए फॉर एवरी ए, बी एंड सी बिलोंग्स टू सेट पावर सेट ऑफ एक्स, अगर a, b रिलेशन में है सर, b, c रिलेशन में है, देन a, c रिलेशन में आएगा। प्यारे बच्चों इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर a b का सबसेट है सर, b जो है c का सबसेट है, तो क्या a c का सबसेट होगा? अबे वैसे सोचो यार, कॉमन सी बात है, ए बी का सबसेट है मतलब ए के सारे एलिमेंट किस में आ रहे हैं, बी किसका सबसेट है, यानी बी के सारे एलिमेंट किस में आ रहे हैं यार, ए के एलिमेंट बी में आ रहे हैं और बी के एलिमेंट सी में आ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली ए के एलिमेंट सी में आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो सर यहां पे ए बी का सबसेट है और बी सी का सबसेट है, तो दिस इंप्लाइज ए इज द सबसेट ऑफ सी, तो रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव है। अब मैं आपको एक मैसेज और देने वाला हूं, जरा ध्यान से सुनना। ये वाला जो सिंबल आपको पता होना चाहिए कि ये जो सिंबल है किसके यूज होता था, लेकिन सबसेट के दो सिंबल यूज होते थे सर। एक सिंबल होता था ये और एक होता था सर ये बताता है कि सर अगर ए बी का सबसेट है, ध्यान से सुनना, ये होता है सर किसके लिए? प्रॉपर सबसेट के लिए, यानी कि ए के एलिमेंट बी में है बट ए बी के इक्वल नहीं है, और अगर ए के एलिमेंट बी में है और ए बी के इक्वल भी हो सकता है, तब लगता है ये वाला सबसेट का साइन, ध्यान रखना। इसमें प्रॉपर इम्प्रॉपर दोनों आ जाते हैं, और ये किसके लिए यूज होता है? किसके लिए यूज होता है? प्रॉपर सबसेट, यानी ए के एलिमेंट बी में है बट बी के इक्वल नहीं है। अब बताओ फिर रिफ्लेक्सिव को चेक करना है इसके हिसाब से। ए इज द सबसेट ऑफ ए, यानी कि सर अगर मैं ये दोनों सेट सेम रखूं तो ए इज द सबसेट ऑफ ए होगा या नहीं? क्यों होगा? क्यों होगा? प्रॉपर सबसेट, बात प्रॉपर की हो रही है कि ए बी, इसका मतलब है कि ए के एलिमेंट बी में है बट ए बी के इक्वल नहीं है। ए बी के इक्वल, यहां बताओ। अब यहां उसको क्वेश्चन में क्या साइन देना चाहिए था? ये वाला देना चाहिए था। हमने सारी कैलकुलेशन की है इसके अकॉर्डिंग, ध्यान रखना। ओके, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके ऐसे देना चाहिए।